हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज का वीडियो बेसिकली टेक्निक्स वाली सीरीज का वीडियो है, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एप्लीकेशन है उसके तो क्या ही कहने, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो CSIR नेट का एक काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक है। इसके अलावा गेट, DBT, ICMR सब जगह यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस वीडियो को देखना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, रफ एक आइडिया पहले मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। उसके बाद जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हर एक टाइप किस तरीके से काम करता है और बाकी चीज़ों से ये कैसा डिफरेंट है। यहाँ पे अच्छे डायग्राम्स भी मैं लेकर के आया हूँ, जिसकी मदद से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करता है। और साथ साथ में हम इसके एप्लीकेशंस अलग अलग एरियाज में वो तो देखते ही रहेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो टेक्निक है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है, वो किस चीज के अंदर आती है, यानी कि किस तरीके की टेक्निक है, किस सब्जेक्ट के अंदर में आती है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसको हम इम्यूनो टेक्निक भी बोल रहे हैं। ये एक इम्यूनो टेक्निक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टेक्निक है। तो इम्यूनो टेक्निक यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सबसे पहली बात जो गौर करने की यहाँ पे हो गई वो हो गई यहाँ पे इम्यूनो टेक्निक है। ठीक है, तो इम्यूनो टेक्निक का मतलब यहाँ पे हो गया रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स। इम्यून सिस्टम कंपोनेंट से रिलेटेड होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इम्यूनो टेक्निक तो है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका पूरा नाम है। अगर हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर ले तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक है इम्यून और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन नाम की दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से, इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि सेपरेशन करते हैं प्रोटीन्स का। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। जरूरी नहीं है प्रोटीन्स का ही सेपरेशन करें, कंपोनेंट्स का आप कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का कह सकते हैं। सेपरेशन किया जाता है किसका, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो गया, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया। प्रेसिपिटेशन, इम्यूनो और प्रेसिपिटेशन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इम्यूनो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इम्यून सिस्टम रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने को देखने को मिलेगा आपको। अब प्रेसिपिटेशन कब होता है, इम्यून सिस्टम में प्रेसिपिटेशन कब होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि इम्यून सिस्टम में प्रेसिपिटेशन तब होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि ये है मेरा एंटीबॉडी, ठीक है, इस तरीके की है मेरी एंटीबॉडी। अब यहाँ पे एक अगर एंटीजन आकर के बाइंड कर जाता है और यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के बराबर हो जा रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन जितना जरूरी है उतना हो जा रहा है, तो क्या होता है, यहाँ से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार हो जाता है, और यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आगे चल करके प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन है उसमें नीचे बैठ जाना। क्यों नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि अब सॉल्युबल नहीं रह सकता, जो कि अब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, पहले पॉइंट से ये बात समझ में आती है कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो टेक्निक से मिलकर के बनता है। एक है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है आपका इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन की टेक्निक है जिसमें आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा हो गया इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जहां पे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें, एंटीजन
और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो ये दो टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहली चीज तो क्लियर हुई। दूसरी चीज, इसका पर्पस क्या है? देखिए, कोई भी टेक्निक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इस टेक्निक का एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग एंटीजेंस विद कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। दैट मीन्स अब आपकी बॉडी में किसी एंटीजन ने इन्फेक्शन कॉज किया, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसने कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस किया बैक्टीरिया ने, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो रही है, कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अब किस तरीके से हम उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से उस एंटीजन को हम क्लासिफाई कर पाएंगे, कैरेक्टराइज कर पाएंगे, उसकी सेलिएंट फीचर्स को किस तरीके से हमको पता चल सकता है। तो उन चीजों की जानकारी के लिए हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे किन चीजों का यूज किया जाता है ताकि हम कैरेक्टराइज कर सके या हम आइडेंटिफाई कर सकें एंटीजन को? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको समझ में आएगा आगे चलते हुए कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स क्या है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब अगेन मैं बताना चाहता हूं कि आपको पता लग सके ये एंटीजन कहां से आया हुआ है, इसका सोर्स क्या है, और दूसरा कैरेक्टराइज करने का मतलब है कि उसके फीचर्स के बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो ये हो गया इसका यूज। तो यहां पे हम देख सकते हैं इसका यूज है ये, तो दिस इज द यूज। ठीक है। अब इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो स्टेजेस हैं। सबसे खास बात यही हो गई कि इसका जो मैकेनिज्म है उसको यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो स्टेजेस में रन करता है। पहली स्टेज हो गई इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली, जिसमें आप सेपरेशन करते हैं। दिस इज द स्टेज दैट इज यूज्ड टू डू सेपरेशन। ये सेपरेशन का स्टेज है। दूसरा इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में क्या करना है? आपको एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है ना। अब एंटीजन की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है? थ्रू एंटीबॉडी। आपको पता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन का जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। दैट मींस अगर आप किसी एंटीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसी एंटीजन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, इस एंटीजन के साथ बाइंड कर सकें। और ये जो एंटीबॉडी आपने बनाई है इसके साथ कोई भी आप फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल टैग कर सकते हैं। जैसे ही ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये फ्लोरोसेंस होने लगेगा और ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि यस, आपका जो एंटीजन है, जिस एंटीजन को आप सर्च कर रहे थे, क्या वो एंटीजन सॉल्यूशन में मौजूद है भी या नहीं मौजूद है। इस चीज का हमें यहाँ पे पता चल सकता है। तो ये देखिए, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किस तरीके से किया जाएगा? यहाँ पे हम एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट? स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट। जिस एंटीजन को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाएंगे। स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और ये या फिर एंटीजन जो होगा वो जेल के अंदर पाया जाएगा, उसके साथ आप एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाएंगे और अगर रिएक्शन हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन लाइंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे इस समय जो हम इम्यूनो टेक्निक है क्योंकि, तो यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन लाइंस को देख करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे यस, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई और टेक्निक होती तो हम एंटीबॉडी के ऊपर फ्लोरेसेंटली लेबल कर देते और उसके बाद हम देखते कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन हो रही हैं तो फ्लोरेसेंस देखने को मिलता। बट यहाँ पे क्योंकि ये इम्यूनो टेक्निक है तो यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन लाइंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको जानकारी देते जाएंगे कि अलग अलग इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो टाइप्स हैं उसमें किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं या वो टेक्निक कैसे काम करती है। तो जल्दी से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इस स्लाइड की इमेज ले सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपने स्लाइड की इमेज ले ली होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चार तरीके की इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस नोन है। चार मेजर टाइप की इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस नोन है। इसके अलावा और भी वेरिएशंस हो सकते हैं बट हम इन चार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो वेरिएशन है वो है क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरे टाइप का जो है वो है क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरे टाइप का है वो है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और लास्ट वाला जो है वो है इम्यूनो फिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो ये कुल मिलाकर के 4 तरीके के वेरिएंट्स हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के। जो बेसिक टेक्निक है वो सेम रहेगी। आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम एंटीजन को, उसको कैरेक्टराइज करना चाहते हैं, जो प्रिंसिपल है हमारा, जो मोटो है हमारा, जो फोकस है हमारा, वो सेम रहेगा। बस थोड़े बहुत वेरिएशंस को हम देख पाएंगे यहाँ पे, अलग अलग जो टाइप्स के इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम बताने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। व्हाट इज क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी टाइप की आप इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो योगदान जरूरी ही होगा। तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि इट इज, जो क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कॉम्बिनेशन है किसका? नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस का और दूसरा डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। अब आप में से जिन लोगों ने थोड़ी बहुत इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो उनको समझ में आएगा कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो ब्रीफली मैं बता देता हूं कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंटीजन भी डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, मूव करने की कोशिश करता है, डिफ्यूजन शो करता है, और एंटीबॉडी भी मूव करने की कोशिश करती है, डिफ्यूजन करती है, और ये दोनों ही डिफ्यूज करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आकर के इंटरैक्ट कर जाते हैं। तो यही चीज होती है डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। डबल कहने का मतलब ही यही है कि दोनों मोबाइल होंगे, दोनों मूव कर रहे होंगे। तो ये हो गया मेरा डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। अभी आगे देखते हैं कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पे किया जाने वाला है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका मेजर पर्पज है सेपरेशन करना। यहां पर भी हम उसको सेपरेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं। सेपरेशन किस चीज का? सेपरेशन ऑफ एंटीजेंस। सेपरेशन ऑफ एंटीजेंस। अब क्या मतलब हो गया? अब देखिए, कोई भी एक अगर कोई इंफेक्शन हो रहा है किसी की बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली वहां पे हो सकता है मल्टीपल एंटीजेंस हो, कई सारे एंटीजेंस हो। तो हम यहाँ पे कई सारे एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे कई सारी एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। हम साइड बाय साइड मल्टीपल एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सेपरेशन ऑफ एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहां पे सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया? इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने चार्ज के बेसिस पे जो एंटीजेंस मौजूद थे उनको सेपरेट आउट किया। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ज के बेसिस पे हम एंटीजेंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक आइडिया आपको होगा ही कि जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हुआ करती थी उसके बारे में आपको पता होगा। तो उसमें जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, सेम वे में यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सेपरेट आउट कर रहे हैं। किसको? एंटीजेंस को। ठीक, तो पहला प्रोसेस ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो इम्यूनो डिफ्यूजन का है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, जो सेकंड प्रोसेस है वो इम्यूनो डिफ्यूजन है, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो सेकंड प्रोसेस जो इम्यूनो डिफ्यूजन का है उसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं? उसकी मदद से हमें आइडेंटिफाई करना है किस चीज को? एंटीजन को। कैसा है एंटीजन, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन सारी बातों को डिटरमाइन करना है, इन सारी बातों को आइडेंटिफाई करना है। तो जल्दी से देखते हैं कि इम्यूनो डिफ्यूजन की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन करने में सक्षम है। आइडेंटिफिकेशन करने में अब देखते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लिनिकल लैब्स। अब ये देखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहां से समझ में आ रहा है। क्या चीज है? एप्लीकेशन। यानी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में आपके अंदर कौन सी डिजीज है, उन सारी चीजों को डायग्नोस करने के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। तो ऑल्सो यूज्ड इन क्लिनिकल लैब्स। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन इन द सीरम, यानी कि आपके ब्लड सीरम में अगर एंटीजन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। अगर एंटीजन आपके ब्लड सीरम के अंदर पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके अंदर डिजीज हो सकती है, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ऑब्वियसली डिजीज नहीं हो सकती। अब क्योंकि आप यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली डिजीज की प्रेजेंस या एब्सेंस को आप पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी डिजीज है या कौन सा एंटीजन है जिसकी वजह से इंफेक्शन इस तरीके का हो रहा है। तो ये टेक्निक अगेन वहां पे कारगर साबित हो सकती है। तो ये क्लिनिकल लैब्स में इस्तेमाल होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चाहे तो आप इसका इमेज ले सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपने इसकी इमेज ले ली होगी। और अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इसका जो वर्क फ्लो है इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? एक अगर स्लैब है। अगर स्लैब मतलब, अगर का मतलब क्या होता है? ये एक जेल है और इसी जेल के अंदर से डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अब
अब इस अगर स्लैब के अंदर हमने यहाँ पे एक वेल बना लिया है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेल। जिन लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस का आइडिया नहीं है वो ये बात समझें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में करने से पहले हम एक जेल बना लेते हैं, और ये जेल किस चीज का बनता है? अगर का बनता है। अगर एक सॉलिडिफाइंग मटेरियल है जिसकी वजह से उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो जेल के फॉर्म में आ जाते हैं। अब इस जेल के अंदर हमें एक छोटा सा होल क्रिएट कर देना है, एक छोटा सा वेल क्रिएट कर देना है। वेल जैसे हिंदी में बोलते हैं कुआं, तो उसके जैसा एक छोटा सा वेल क्रिएट कर देना है। अब इस वेल के अंदर हम अपने एंटीजन को डाल देंगे। अब ये हो सकता है एंटीजेंस मल्टीपल हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है 3 तरीके के एंटीजेंस बोले जा रहे हैं। एक ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और सी एंटीजन है। 3 एंटीजेंस यहाँ पे मौजूद है। अब क्या किया गया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट का आप इस्तेमाल तो करेंगे ही। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट ये यहाँ पे इस तरीके से मोशन हो गया, तो ये ए वाला जो है इधर भाग गया, बी वाला जो है इधर आ गया, सी वाला जो इधर आ गया। याद रखिएगा ये वेल वही है अपना, यही वाला वेल है, ठीक। ये वेल इसी करस्पॉन्ड कर रहा है, बस यहाँ से जितना भी मटेरियल आपने डाला था वो इधर 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 मूव कर गया है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगाया चलाया था। अब क्या हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक ट्रॉ भी क्रिएट किया, एक और वेल जैसा क्रिएट किया, बस अब की बार इसको हम लोग ट्रॉ बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंगल वेल नहीं है, एक लंबा सा आपने एक होल जैसा क्रिएट किया हुआ है, पोर जैसा क्रिएट किया हुआ है, जिस वेल जैसा क्रिएट किया हुआ है, लंबा सा है बस वो। और इसके अंदर आपने क्या फिल कर दिया? एंटी सीरम फिल कर दिया। एंटी सीरम कहां से आएगा? यानी कि एंटीबॉडी है, ये कहां से आएगा? पेशेंट के सीरम से आएगा, है ना। अब या आप कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी है वो आपने यहाँ पे यूज किया है। अब एंटीबॉडी जो है वो अगर इस एंटीजन से मैच कर रही होगी या कॉम्प्लीमेंट्री होगी या इसके लिए स्पेसिफिक होगी, जो एंटीबॉडी आप यहाँ पे डाल रहे हैं या एंटीबॉडी का मिक्सचर आपने यहाँ पे ऐड किया, इस ट्रॉ में ऐड किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इस पूरे ट्रॉ में एंटीबॉडी का मिक्सचर है, यहाँ पे ऊपर ये एंटीजन है, एंटीजन ऑलरेडी सेपरेटेड है, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे। अब क्या होगा? ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इस तरफ मूव करना शुरू करेंगी, डिफ्यूज करना शुरू करेंगी, और एंटीजन जो है वो इस तरफ डिफ्यूज करना शुरू करेंगे। दैट मींस एंटीबॉडी इस तरफ और एंटीजन इस तरफ डिफ्यूज करेंगे, और एक ऐसी जगह आएगी जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स आपको इस तरीके से रिंग्स के फॉर्म में नजर आएगा। ये आधी आधी जो रिंग्स दिखाई दे रही है, प्रेसिपिटेंट रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसके फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो अगर आपको दिखाई दिया कि ये रिंग देखिए मौजूद है, ये इधर रिंग मौजूद है, तो देखिए इधर रिंग मौजूद है, दैट मींस आप इससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि यस, जो एंटीबॉडी आपने यूज की थी, पेशेंट की जो एंटीबॉडी आपने निकाल करके यूज की थी, उस एंटीबॉडीज के अंदर, उस एंटीबॉडी के मिक्सचर के अंदर ऑब्वियसली ये एंटी सीरम में बहुत सारी एंटीबॉडीज होंगी। अगर किसी की बॉडी से आप सीरा निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, उसको जमने के लिए छोड़ देते हैं, जो सीरा मिलता है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होंगी ऑब्वियसली। और अगर बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं तो चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि क्या ये एंटीबॉडीज पर्टिकुलर एंटीजेंस की हैं, ए बी सी एंटीजेंस की हैं। अगर होंगी तो आपको इस तरीके से प्रेसिपिटेंट लाइंस देखने को मिल जाएंगी, और अगर नहीं तो ऑब्वियसली आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो टेक्निक है इससे आपको एंटीजन का डिटेक्शन हो रहा है, और तो और उसका कैरेक्टराइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि हम एंटीबॉडीज, नॉन एंटीबॉडीज जो पेशेंट की ब्लड के अंदर है उस एंटीबॉडीज को आपने यूज किया, नहीं तो आप कोई भी और एंटीबॉडी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया क्लिनिकल जो लैब्स हैं उनके लिए, उनमें मेजरली ये टेक्निक यूज होती है। अब देखिए स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आपने एंटीजन मिक्सचर वेल के अंदर लिया, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एंटीजन मिक्सचर आपने इस वेल के अंदर एंटीजन मिक्सचर लिया, जिसकी वजह से इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑन चार्ज होता है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा सेपरेशन जो हो रहा है वो चार्ज के बेसिस पे हो रहा है। बहुत बार आप अलग अलग जो पैरामीटर्स के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं, साइज के बेसिस पे, मास के बेसिस पे सेपरेशन होता है। यहाँ पे आप चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एंटीबॉडीज जो है वो आपने फिल की है ट्रॉ में। ये जो है ये आपका ट्रॉ है, दिस इज योर ट्रॉ। इसके अंदर आपने एंटीबॉडीज को फिल कर रखा है। अब इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी का डिफ्यूजन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, एंटीजन का इस तरीके से हो रहा है। अब क्या होगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेंट लाइंस आपको देखने को मिलेगी। जब ऑप्टिमल एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो बन जाएगा, ऑप्टिमल एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो बन जाएगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेंट लाइंस देखने को मिल जाएंगी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ
इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो ये पहली तरीके की इलेक्ट्रोफोरेसिस थी जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जल्दी से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये हो गया क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसके बारे में जरा जल्दी से देखते हैं कि क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो डायमेंशंस में यहाँ पे हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। दो डायमेंशंस में ये टेक्निक कंप्लीट होती है। अभी देखेंगे तो आपको ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको हम टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे दो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, टू स्टेजेस आर इन्वॉल्व। सबसे पहले एंटीजन इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेटेड इन वन डायमेंशन। सबसे पहले क्या हुआ, वन डायमेंशन में, पहले डायमेंशन में आपने एंटीजन का सेपरेशन करा लिया। सेम उसी तरीके से जैसे अभी आपने पीछे एंटीजन का सेपरेशन कराया था, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको एंटीजन का सेपरेशन करवा लेना है। ठीक है, एंड देन सब्जेक्टेड टू सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट डायमेंशन में आपने एंटीजन का सेपरेशन कराया, जो सेकेंड डायमेंशन है, जो सेकेंड डायमेंशन, इसमें भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करा रहे हैं। बट एक बात यहां पे ध्यान रखनी है, जो ये सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी वो फर्स्ट वाली के परपेंडिकुलर होगी। व्हाट डज दिस मीन? जैसे कि अगर हमने सेपरेशन जो कराया एंटीजेंस का वो इस तरीके से कराया, इस मतलब हॉरिजॉन्टली, ये यहां पे हमने एंटीजन का वेल बनाया और इस तरीके से सेपरेशन हो गया। अब क्या हो गया, जो सेकंड, ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, अब जो सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। दैट मींस अब हम इस तरीके से सेपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम भी दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेसिपिटेंट आर्क इज फॉर्म्ड, यहां पे क्या बन रहा होगा, प्रेसिपिटेंट आर्क बन रहा होगा, इज फॉर्म्ड वेयर एंटीजन एंड एंटीबॉडी मीट एट इक्विवेलेंस। तो जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट में होगा वहां पे आपको एक प्रेसिपिटेंट आर्क देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से डायग्राम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई। अब फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे आपने सैंपल लगाया था। इस सैंपल में हो सकता है A प्लस B प्लस C एंटीजेंस मौजूद हो। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, इसकी वजह से सेपरेशन हो गया। मान लीजिए ये A एंटीजन हुआ, ये C एंटीजन हुआ और ये B एंटीजन हुआ, A, C और B। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान इस तरीके से एंटीजन सेपरेशन हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई। अब क्या करना है, सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि अब यहां पे देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेकंड जेल है, ये तो फर्स्ट जेल हो गया, ये फर्स्ट जेल हो गया। अभी हमने सेकंड जेल बनाया। अब इस सेकंड जेल के अंदर पहले से ही हमने एंटी सीरम इनकॉर्पोरेट कर रखा है। दैट मींस एंटी सीरम कहिए या एंटीबॉडी कहिए, इनकॉर्पोरेटेड है। इसमें पहले से ही एंटी सीरम या एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेटेड, इसी जेल के अंदर पहले से ही एंटी सीरम या एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेटेड है, जिसकी वजह से अब ये पूरा जो जेल है उठा करके हमने यहाँ पे नीचे इसके रखा। ये बड़ा वाला जेल है, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बनाता हूं, ये बड़ा जेल है। इस बड़े जेल के अंदर यहाँ पे मैंने ये वाला जेल उठा दिया। अब देखिए, ये सपोज करिए कि मैं इसको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर से, ये मेरा फर्स्ट जेल था, इसको मैंने उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो रहा है। अब क्या हो गया, दैट मींस प्रीवियस इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा था, नया वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ला करके ये वाला जेल रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे मान लीजिए मेरा A एंटीजन था, यहाँ पे मान लीजिए मेरा C एंटीजन था, यहाँ पे मान लीजिए मेरा B एंटीजन था। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफोरेसिस होने लग जाएगा। अब आप देख भी सकते हो कि सपोज अगर मैं इसको A, इसको C और इसको B मान रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेंट लाइंस देखने को मिली। ये A के लिए प्रेसिपिटेंट लाइंस, ये C के लिए और ये B के लिए प्रेसिपिटेंट लाइंस देखने को मिल रही है। और प्रेसिपिटेंट लाइन तभी देखने को मिलेगी जब जो यहाँ पे एंटी सीरम मौजूद है या जो एंटीबॉडी मौजूद है वो इन एंटीजेंस के लिए किसी के लिए भी स्पेसिफिक होगा। अगर होगा तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेंट लाइन देखने को मिल रही है। ठीक,
अब अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि यस, वो जो एंटीजेंस है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, आफ्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस कट स्ट्रिप फ्रॉम द जेल एंड ट्रांसफर टू जेल विद इनकॉर्पोरेटेड एंटीसीन। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये चीज यहाँ पे की गई। तो ये हो गया आपका जो क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायरेक्शन है एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी होगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि फर्स्ट वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस थी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो क्लासिकल जिसको हम लोग बोल रहे थे, उस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल जो लैब्स हैं उसके अंदर उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स हैविंग, देखते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो जिसमें जिसका मतलब क्या हो गया, अगर सिमिलर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो मूवमेंट है वो सेम टाइप का मूवमेंट अगर शो होता है तो उस तरीके के प्रोटीन्स को, उस तरीके के एंटीजेंस को डिटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। नोट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। तो ये जो टेक्निक है ये इम्यूनो टेक्निक है। वहां से वो 2 डायमेंशनल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी वो टेक्निक दूसरी थी। वहां पे 2 डायमेंशंस में जो सेपरेशन हो रहा था वो अलग अलग डायमेंशंस में, एक पहला डायमेंशन जो था वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे और दूसरा डायमेंशन जो था वो आपके मास वगैरह के बेसिस पे सेपरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं वो दोनों ही डायमेंशंस जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही हो रहा है, दोनों ही चीजों में, दोनों ही डायमेंशंस में, दोनों ही इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है। ये तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अंतर है ये टेक्निक, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगली टेक्निक के बारे में, जो कि है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम लोग ऑलरेडी 2 टाइप की इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्लासिकल और दूसरी वाली थी क्रॉस्ड। अब थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं, रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल, ये मेथड जो है ये सिंपल है, क्विक है एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड है। यानी काफी सिंपल मेथड है, बहुत आसानी से ये किया जा सकता है, बहुत आसानी से ये कंप्लीट होता है, सिंपल है। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये क्विक मेथड है, काफी जल्दी इसका रिजल्ट आ सकता है। रिप्रोड्यूसिबल है, यानी कि आप 2-3 बार करेंगे तब पर भी, जितनी बार भी करेंगे आपको रिजल्ट्स जो है वो सेम रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या है, तो दिस इज द एप्लीकेशन। दिस इज द एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? डिटरमाइनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन इन अ मिक्सचर। तो यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन, किसी प्रोटीन एंटीजन का कंसेंट्रेशन कितना है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं किसी मिक्सचर के अंदर, ये बात। नेगेटिवली चार्ज एंटीजन इज इलेक्ट्रोफोरेस्ड इन एन एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल। तो यहाँ पे देखना क्या है, नेगेटिवली चार्ज एंटीजन, तो एंटीजन आपका यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक्सपोज कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस होने की वजह से क्या हो जाता है, उन एंटीजेंस का सेपरेशन हो जाता है। किस टाइप के जेल में? यहाँ पर भी जैसे पीछे हमने जेल जो सेकंड जेल जो बनाया था उसमें एंटीबॉडीज पहले से ही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल आपका होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका जिस जेल में आप सेपरेशन कर रहे हैं, जिस जेल के अंदर आप रन करेंगे इस एंटीजेंस को, नेगेटिवली चार्ज एंटीजन की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कर रहे हो वो एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम देखिए इसको तो यस, ये देखिए यहां पे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये एंटीजन वेल्स है मेरी, यहाँ पे देखिए दीज आर एंटीजन वेल्स, यहाँ पे एंटीजन वेल है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये जो हमारा पूरा बड़ा सा जो जेल है, इस जेल के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद है, ठीक, इसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद है। अब ये एंटीजन वेल्स में आप देख सकते हो कि इस तरीके से रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आपको, इसका जो टर्मिनल है ये एकदम इस तरीके से पॉइंटेड सा दिख रहा है और ये रॉकेट जैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये थोड़ा सा लाइट है, बट ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल डार्क सा नजर आता है।
इसीलिए इसको रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेंट आर्क देखने को मिल रही है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल रॉकेट की तरीके से है। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग एंटीजेंस के कंसेंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत आसान है। तो जो यहाँ पे जो साइड में जो इस तरीके की लाइन देखने को मिल रही है, ये क्या दिखा रही है और ये क्या दिखा रही है। अब अगर आप देखें तो जो एंटीजन होगा वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली जो यहाँ पे ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो डार्क प्रेसिपिटेंट लाइन देखने को मिल रही है, वो तभी अचीव होगी जब एंटीजन और एंटीबॉडी का बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आकर के बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट रिएक्ट करता है। जो इसके साइड वाला जो एरिया है वहां पे थोड़ा सा कम अमाउंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये लाइट हल्की कलर की लाइंस देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे काफी डार्क कलर की लाइंस देखने को मिलती हैं। तो प्रेसिपिटेंट आर्क जो है वो यहाँ पे काफी डार्क है, बेसिकली रॉकेट के शेप का होता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेंट आर्क्स या रॉकेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजिंग एंटीजन कंसेंट्रेशन, यहाँ पे आप धीमे धीमे कंसेंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे क्या होगा, ये एंटीजन जो है वो ये एंटीजन ऑब्वियसली ये जो एंटीजन है वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ डिफ्यूज करेगा। अब इस तरीके से अब आप देख सकते हैं जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन हो रहा है एंटीजन का, उतना ही ऊपर जाकर के इसका एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेंट्रेशन जो है वो इक्वल बैठ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एंटीजन है। अब इसको जो अप्रोप्रिएट एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर होना चाहिए उसको तब मिल पा रहा है जब ये बहुत ऊपर तक डिफ्यूज कर जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, यस, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एंटीजन का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, हाई है। तो अगर हाई है तो डिफ्यूज करते 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 इसको काफी ऊपर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के एंटीजन एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है ये इक्वल इक्विवेलेंस में आएगा और फिर इस तरीके की आपको ये रॉकेट शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओवर हियर एंटीजन का कंसेंट्रेशन हल्का सा कम है। अगर कम है तो यहाँ पे कम ही दूर तक डिफ्यूज करने में एंटीजन का कंसेंट्रेशन एंटीबॉडी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे एंटीजन का कंसेंट्रेशन और कम है तो यहाँ पे डिफ्यूजन और ही कम करना पड़ेगा मुझे। जितना ज्यादा एंटीजन का कंसेंट्रेशन होगा उतना ऊपर तक डिफ्यूज करते हुए हमें जाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर डिफ्यूज कर रहे होंगे वैसे वैसे एंटीजन का कंसेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। अब आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पेट्रोल धीमे 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 कम होता चला जा रहा है। सेम वे में जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा एंटीजन का कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा और एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेंट्रेशन लगभग बराबर होगा, इक्विवेलेंस में होगा, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से प्रेसिपिटेंट जो आर्क है, रॉकेट जो स्ट्रक्चर है वो नजर आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि एंटीजन का कंसेंट्रेशन कितना कितना है, या आप चाहे तो अलग अलग एंटीजेंस के कंसेंट्रेशन को रन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस को कंसेंट्रेशन को रन कर सकते हैं, सेम एंटीजन के कंसेंट्रेशन को रन कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस इसमें पॉसिबल हैं, इसकी कोई वो नहीं है। चलिए खैर ये तो बात समझ में आ गई। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो है मेरे हिसाब से लास्ट टाइप की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो यही है, इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंटीजेंस आर सेपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां पर भी आप एंटीजन को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करेंगे। एंटीबॉडीज आर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अ जेल, तो एंटीबॉडीज यहां पे जेल के सरफेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अप्लाई की जा रही है। तो सबसे बड़ा जो अंतर यहां पे है वो यही है कि अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, पहले से ही जेल जो था, जेल के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज जो थी वो मौजूद थी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी जेल के अंदर पहले से ही। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे एंटीबॉडी को हम बाद में ऐड कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद में ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसका? एंटीजन का। एक बार एंटीजन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप एंटीबॉडी को ऐड कर दे रहे हो। तो लार्ज प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड एट द एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंस। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जहां पे इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन आ रहा है तो वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग की वजह से क्या होगा, जो भी नॉन बाउंड एंटीबॉडी होगी वो क्लियर हो जाएगी, बाकी जो भी प्रोटीन जिनकी जरूरत नहीं होगी वो क्लियर आउट हो जाएंगे, और केवल जो बहुत टाइटली बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस थे, जो बहुत बड़े थे, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे, सिर्फ वहीं अंदर मौजूद रह जाएंगे और बाकी चीजें निकल चुकी होंगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट प्रेसिपिटेंट लाइंस या प्रेसिपिटेंट रिंग्स आपको नजर आने लग जाएंगी, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि यस हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो
कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ बात यहाँ पे हो गई। ये इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी, उसके बाद आप एंटीबॉडीज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है, ओनली इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिमेन्स, डायरेक्टली स्टेन। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली स्टेन कर सकते हैं। मैंने गलती से बोल दिया था कि प्रेसिपिटेंट रिंग्स वगैरह फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टेन कर सकते हैं अपने जेल को, डायरेक्टली स्टेन्ड और आइडेंटिफाइड बाय अदर टेक्निक सच एज मींस ऑफ फ्लोरोसिन एंजाइम और रेडियो लेबल्ड प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज। तो क्या कहने का मतलब है, या तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, या तो आप जो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी जो आपने यूज की थी डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन को, उसको एक सेकेंडरी एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर लो, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होनी चाहिए या किसी रेडियो लेबल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी से बाइंड करेगी तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा फ्लोरोसेंस के थ्रू। दूसरा टेक्निक है कि आप किसी एंजाइम का इस्तेमाल करो, जैसे फ्लोरोसिन एंजाइम वगैरह का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसका टेक्निक का जो प्रिंसिपल है काफी सिंपल है, बस अंतर यही है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद आप एंटीबॉडी को ऐड कर रहे हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो या एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके थ्रू आप जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ, और उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस की, उसके टाइप्स डिस्कस किए, मैकेनिज्म डिस्कस किया, एप्लीकेशन डिस्कस की। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।